हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स का लेसन नंबर 2 विद्युत विभव तथा धारिता के एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विभव का मान निकालना सीखा था, और आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध। लेसन नंबर 1 में हमने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E कैसे हम लोग निकालते हैं, और लेसन नंबर 2 में विभव के बारे में जानना है आपको। तो वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में क्या संबंध है, आज हम लोग इसके बारे में जान रहे हैं। ठीक है, तो देखिए किसी बिंदु पर E का मान उस बिंदु पर दूरी के साथ विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यानी किसी भी बिंदु पर E का जो मान होता है, यानी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही हम लोग E कहते हैं। ठीक है, वो किसके बराबर होता है? विभव परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है, अर्थात E बराबर -dV/dr। ठीक है, यानी E का जो मान हो गया वो किसके बराबर हो गया? -dV/dr के बराबर हो गया। अगर हम इसको तिरछा गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा? dV - E सदिश E इंटू सदिश dr। देखिए ये dV का मान हमने निकाला है, अगर हम तिरछा गुणा कर दे तो हो जाएगा क्या? E इंटू dr इज इक्वल टू -dV। तो ऐसा थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, E इंटू dr इज इक्वल टू -dV ये होगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज लिखा गया है, दोनों तरफ हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा? इधर भी माइनस से और इधर भी माइनस से, तो ये हो गया प्लस। यानी यही वाली चीज जो है आपने यहाँ पे लिख रखा है, dV इज इक्वल टू माइनस सदिश E डॉट सदिश dr। बिंदु I से F तक समाकलन करने पर यह जो समीकरण बना है ना 1 नंबर, इसी का हम लोग समाकलन करेंगे। I का मतलब इनिशियल, F का मतलब फाइनल। I का मतलब हो गया कोई बिंदु जो शुरुआती का दिया होगा और F फाइनल बिंदु तक। तो I और F यहाँ पे इनिशियल और फाइनल को बिंदु को इंडिकेट कर रहे हैं। आपके क्वेश्चन जो भी इस तरह के होंगे उसमें I और F की वैल्यूज आपको दी गई रहेंगी। तो हमने यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया है, इसलिए I से F तक समाकलन करने पर दोनों तरफ समाकलन किया गया है। तो जो समाकलन का नियम है उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? VF माइनस VI, और इधर हमने उसी तरह रखा हुआ है। इसको देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखा गया है, यदि बिंदु I अनंत पर हो जहां विभव शून्य होता है, अनंत पर विभव का मान शून्य माना जाता है। ठीक है, तो VI का मान शून्य हो जाएगा और VF यानी V, और यहाँ पे I शून्य हो रहा है ना, इसलिए 0 रख लिया गया है। E इंटू dr यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से विभव की गणना करने का व्यंजक है। यानी अगर आपको तीव्रता का मान, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दिया है और आप वैद्युत विभव का मान कैसे निकालेंगे, उसके लिए यहाँ पे यह एक व्यंजक निकाला गया है। ठीक है, तो ये था कि वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में क्या संबंध है। तो वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में यही संबंध है आपका, दोनों में संबंध है। यानी जब E आपको पता रहेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है, तो आप विभव का मान निकाल सकते हैं, और विभव का मान पता है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध आपका हो गया। हम लोग जो अभी हमने संबंध पढ़ा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव में संबंध, और जो फॉर्मूला डिराइव किया उसी से रिलेटेड एक सवाल हमने लिखा है। एक सवाल जब आप कर लेंगे तो जो भी चीजें आपको बताई गई हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए किसी स्थान पर x अक्ष के अनुदिश मूल बिंदु से x दूरी पर वैद्युत विभव का मान निम्न समीकरण द्वारा प्राप्त होता है। समीकरण क्या है? V इज इक्वल टू 4x²। तो x इज इक्वल टू 2 मीटर की दूरी पर विभव तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है आपको। ठीक है, तो पहले तो हम लोग विभव निकालेंगे।
x इज इक्वल टू 2 मीटर पर विभव, v का मान तो दिया हुआ है, v इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस x की जगह पे 2 मीटर रख देना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 16 वोल्ट, ये किसका मान निकल गया, v का मान यानी विभव का मान निकल गया, ठीक है। अब हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, तो विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है, अभी हमने पढ़ा, ये पहला था। दूसरा, विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो संबंध हमने पढ़ा था, E इज इक्वल टू माइनस dV बटा dr, यहां से हम लोग अब सवाल लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए x अक्ष के अनुदिश, तो x अक्ष के अनुदिश कहा जा रहा है, तो हम लोग x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे, जो v का मान दिया है ना उसको हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे r की जगह पर dx लिखा जाएगा, क्योंकि x अक्ष के अनुदिश दे रहा है, अगर y के अनुदिश देता तो y के रिस्पेक्ट में, z के अनुदिश दिया रहता तो z के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे x अक्ष के अनुदिश दे रहा है तो हम लोग x के सापेक्ष इसका क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। और v का मान कितना दिया हुआ है देख लीजिए 4x स्क्वायर, इसका हमको अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा 4 बाहर आ जाएगा -4 d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो -4 एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, अब 4 इंटू 2 x इज इक्वल टू कितने मीटर पर कहा गया है 2 मीटर पे, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे 2 मीटर, तो कितना हो गया -16 वोल्ट प्रति मीटर। तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो इस तरह के भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो v का मान जो समीकरण दिया है वो यही रहे, यहाँ पे समीकरण कुछ और दे सकता है और उस पे आपको वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना रहेगा, तो उसके लिए आपको यही सारे फॉर्मूले जो हैं यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि किस तरह से सवाल इस पे पूछे जाएंगे इस फॉर्मूले से रिलेटेड, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़े, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि किसी गोलीय कोश के कारण इसके केंद्र से r दूरी पर वैद्युत विभव का मान क्या होता है, ठीक है। 3 केस दिए गए हैं, जब r जो है कैपिटल R यानी वृत्त की जो गोलीय कोश है उसकी त्रिज्या से छोटा है, जब वृत्त की त्रिज्या और वह बिंदु जहां पर हमको वैद्युत विभव का मान निकालना है दोनों बराबर है, और वृत्त की त्रिज्या और वह बिंदु जहां पर विद्युत विभव का मान निकालना है वो जो है वृत्त की त्रिज्या से छोटा है, ठीक है। तो इस 3 केस में आपको निकालना है। जब भी किसी गोलीय कोश को कोई आवेश दिया जाता है तो वह जो आवेश होता है गोलीय कोश के बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, ठीक है। जब भी किसी गोलीय कोश को आवेश दिया जाता है तो वह जो आवेश होता है गोलीय पृष्ठ के बाहरी भाग पर, केवल बाहरी सतह पर, अंदर वाले सतह पे नहीं, एक समान रूप से फैल जाता है। तो हमने यहाँ पे गोलीय कोश लिया हुआ है, इसको आवेश क्यों दिया गया है जो इसके बाहर वाले पृष्ठ पे एक समान रूप से फैल गया है। गोलीय कोश की जो त्रिज्या है वो r है। अब हमको विभव का मान निकालना है, तो हमको पता है कि जो गोलीय कोश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है वो क्या होता है, तो पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे गोलीय कोश के लिए वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q बाई R स्क्वायर, यह होता है,
ठीक है। और अभी आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव में संबंध पढ़ा है। वो संबंध क्या होता है? वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध अभी हमने पढ़ा है, और वह क्या होता है? E बराबर -dV/dr, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dV इज इक्वल टू -E इंटू dr, ठीक है। या आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये संबंध होता है, ठीक है। अब केस नंबर फर्स्ट क्या है? जब R जो है, यानी जो वैद्युत विभव है, वो हमको निकालना है, लेकिन कब? जब बिंदु मान लीजिए यहाँ पे कहीं है, बाहर है, जब बिंदु कोश के बाहर हो, तब के लिए क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका हम लोग समाकलन कर देंगे। यह जो समीकरण मिला है, इसका हम लोग क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। तो समाकलन करेंगे तो कहां से कहां तक? इनफाइनाइट टू R, E और dr, ठीक है। अभी आपको पता है कि जो गोलीय कोश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है वो ये होता है, तो वो मान हम लोग यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका समाकलन अगर हम लोग 0 के V के बीच में करें तो V आ जाएगा, और यह हो जाएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अनंत पर पहले पूरा ना फिर आधा ना, अनंत पर विभव शून्य होता है, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट, ये हो जाएगा R, E का मान हमने रखा यहाँ पर 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो ये तो पूरा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा? -1/4πε0 इनफाइनाइट टू R। Q को भी बाहर ले लीजिए, तो क्या बचेगा हमारे पास? dr यहाँ रहेगा, dr/r², ठीक है। अब इसका हमको समाकलन करना है, तो समाकलन कैसे करेंगे आप? r को अगर हम ऊपर ले लें तो क्या हो जाएगा? -Q 4πε0 इंटू इनफाइनाइट टू R, और ये हो जाएगा r⁻⁻² dr, ठीक है। समाकलन करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1/4π, क्यों रहेगा 4πε0, और इसका समाकलन हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा? -1/r इनफाइनाइट टू R। देखिए आया कैसे, या थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं। देखिए, समाकलन करेंगे इसका, तो समाकलन के लिए फॉर्मूला क्या है? -2 + 1, यही ना होगा? समाकलन का फॉर्मूला होता है ना, मान लीजिए x के पावर n का समाकलन करना है आपको, तो क्या होगा? x का पावर n+1/n+1, तो n की जगह पे -2 दिया हुआ है, तो -2 + 1/-2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा? -Q/4πε0, और ये हो जाएगा r का पावर -1
और नीचे आ जाएगा -1, तो ये माइनस ऊपर कर लीजिए, ये हो गया। या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं -q 4 पाई एप्सिलॉन 0 r के पावर -1 को नीचे ला देंगे तो क्या हो जाएगा -1/r। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में मिलेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फिर वही चीज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r। ठीक है, यानी अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है तो वैद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा गोलीय कोष के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r। क्लियर है बात। तो ये कब के लिए, जब बिंदु कोष के बाहर हो, अर्थात स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। और ये कैपिटल R क्या है, वृत्त की, ये सॉरी गोलीय कोष का त्रिज्या है। दूसरा केस, जब स्मॉल r और कैपिटल R दोनों बराबर होंगे तब क्या होगा। ठीक है, गोलीय कोष के पृष्ठ पर विभव क्या हो जाएगा, स्मॉल r की जगह हमको क्या रख लेना है, कैपिटल R, यानी v बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो यही है ना, इसमें हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/कैपिटल R कर लेंगे। ये गोलीय पृष्ठ पर वैद्युत विभव का मान है। ये तो गोलीय पृष्ठ के बाहर है, जब बिंदु कोष के बाहर स्थित हो तब, यानी गोलीय पृष्ठ के बाहर वैद्युत विभव का मान ये होगा, गोलीय पृष्ठ पर वैद्युत विभव का मान ये होगा। और तीसरा केस, जब r का मान r कैपिटल R से छोटा हो, जब जो बिंदु है वह वृत्त के गोलीय कोष के अंदर कहीं स्थित हो, उस सिचुएशन में जो वैद्युत विभव का मान वो होगा, वो क्या होगा, वो इतने ही के बराबर हो जाएगा। इसलिए कि पृष्ठ के भीतर विभव का मान वही होता है जो गोलीय पृष्ठ के ऊपर, यानी गोलीय पृष्ठ पर विभव का मान होता है। ठीक है, तो तीसरा केस भी कर लेते हैं। गोलीय कोष के भीतर विभव का मान वही होता है जो गोलीय पृष्ठ पर, अर्थात v बराबर यही वाला फिर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r। तो ये तीसरा केस है। तो गोलीय कोष के लिए वैद्युत विभव का मान हम लोग 3 केस में निकालते हैं। एक बार जब बिंदु P जो है जहां पर आपको गोलीय कोष के कारण विभव का मान निकालना है वो पृष्ठ के गोलीय कोष के बाहर हो, तो वैसे सिचुएशन में विभव का मान ये होता है। और जब बिंदु P जो है जहां पर आपको वैद्युत विभव का मान निकालना है वो गोलीय पृष्ठ पर हो, तब वैद्युत विभव का मान ये हो जाएगा। और गोलीय कोष के अंदर जो वैद्युत विभव का मान होता है वो ये हो जाता है, यानी ये और ये दोनों मान आपस में बराबर हो गए। यानी गोलीय पृष्ठ पर विभव का मान जो होगा गोलीय कोष के भीतर भी विभव का मान वही होगा। इसलिए कि जो गोलीय कोष होता है उसके भीतर, ठीक है, गोलीय कोष के भीतर प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र का मान होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए आई बात समझ में, और विभव का मान तक निश्चित हो जाता है। इसलिए अब ये 3 केस हो गए, किसी गोलीय कोष के कारण वैद्युत विभव का मान निकालना आप लोग सीख गए। 3 केस में हमने निकाला है। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि समविभव पृष्ठ क्या होता है और समविभव पृष्ठ के गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं का विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। मतलब
समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिस पर जितने भी बिंदु हो सबका विभव जो हो समान हो, और सारी जगह अगर विभव समान है तो विभवांतर शून्य हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो वही लिखा गया है कि समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ है जिस पर स्थित सभी बिंदुओं का विभव समान होता है। समविभव पृष्ठ के गुण क्या क्या होते हैं? पहला, समविभव पृष्ठ द्विविमीय अथवा त्रिविमीय हो सकता है। समविभव पृष्ठ ये जरूरी नहीं है कि केवल द्विविमीय होगा या केवल त्रिविमीय होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। दूसरा, किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचा गया पृष्ठ, प्रत्येक गोलीय पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। कोई आवेश है उसको केंद्र मानकर अगर कोई गोलीय पृष्ठ खींचा जा रहा है तो वह जो होता है हमेशा समविभव पृष्ठ होता है, यानी उस पर जितने भी बिंदु स्थित होते हैं उन सब पर विभव का मान समान होता है। तीसरा क्या है? दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। अगर दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटेंगे तो उनके लिए विभव का मान जो होगा अलग अलग हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। ये हमने आपको पहले ही बता दिया कि सारी जगह पर सारे बिंदुओं पर विभव का मान समान है तो विभवांतर तो शून्य होगा ही। उसके बाद है विभव प्रवणता क्या है? तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र में दूरी r के साथ विभव के परिवर्तन की अधिकतम दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद विभव प्रवणता dV बटा dr, और यहाँ पे देखिएगा एक यस सही है, dV बटा dr मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम यानी अधिकतम। इसका SI मात्रक dV बटा dr है, तो V के लिए हो गया वोल्ट और R के लिए, R क्या है? दूरी है, तो मीटर यानी वोल्ट प्रति मीटर होता है, और यह जो है एक सदिश राशि होती है। उसके बाद इसका बीमीय सूत्र dV बटा dr, यानी यह विभवांतर का सूत्र हो गया, और R दूरी है तो इसका बीमीय सूत्र हो जाता है mL t के पावर -3 और a का पावर -1। तो यह था समविभव पृष्ठ और विभव प्रवणता। अब हम लोग एक नए टॉपिक की ओर आ गए, और नया जो टॉपिक है हमारा वो है आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के निकाय का मतलब है एक आवेश हो सकते हैं, दो आवेश हो सकते हैं, तीन आवेश हो सकते हैं, चार आवेश हो सकते हैं, और चार से अधिक आवेश भी हो सकते हैं एक सिस्टम में, एक निकाय में। ठीक है। तो आवेशों का निकाय का मतलब चाहे जितने भी आवेश हो उसमें आपको उसकी स्थितिज ऊर्जा निकालना है। तो वो स्थितिज ऊर्जा होती क्या है? अभी आपने विभव प्रवणता पढ़ा, समविभव पृष्ठ पढ़ा, अब आपको पढ़ना है आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए क्या है स्थितिज ऊर्जा? आवेशों के किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से उनकी वर्तमान स्थिति तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किया जाता है। देखिए, मान लीजिए जैसे आपने विभव पढ़ा है और विभवांतर पढ़ा है। विभवांतर में क्या है कि एक आवेश को, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य जो होता है विभवांतर के बराबर होता है। और विभव क्या है? तो अनंत से किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम लोग विभव कहते हैं। सेम वही चीज है। मान लीजिए कोई आवेश है जो अनंत पर है, ठीक है, अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जो वैद्युत बल के विरुद्ध हम लोग कार्य करते हैं उसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आई बात समझ में? कोई आवेश है जो अनंत पर है, अब उसको हम लोग मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु, ये अनंत हो गया हमारा, यहाँ से कोई आवेश हमको बिंदु ए तक लाना है। मान लीजिए आवेश Q है, उसको अनंत से बिंदु ए तक लाना है। ठीक है। तो अनंत से बिंदु ए तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाएगा उसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत बल के विरुद्ध किया जाता है, उसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आगे बात समझ में? अनंत से आपको आवेश को किसी बिंदु तक लेकर आना है। ठीक है। स्थितिज ऊर्जा समझ आ गई। इसके बाद इसका SI मात्रक क्या होता है? ऊर्जा चाहे जो भी हो,
ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल ही होता है, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे यांत्रिक ऊर्जा हो, चाहे जो भी ऊर्जा हो, जो भी ऊर्जा होगी उसकी एसआई मात्रक जो होगी जूल ही होगी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब बीमीय सूत्र क्या होगा, तो इसका बीमीय सूत्र जो होता है एन एल के पावर 2 टी के पावर -2 होता है। आगे बात समझ में। तो ये तो था स्थितिज ऊर्जा। अब दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा हम लोग निकाल रहे हैं। दो बिंदु आवेश है, मैंने दो आवेश हैं आपके पास, 3 बिंदु आवेश भी हो सकते हैं, 4 बिंदु आवेश भी हो सकते हैं। आपको आगे पढ़ना है 3 बिंदु आवेश और 4 बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालना। ठीक है, तो अभी हम लोग दो आवेशों के निकाय वाले निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर दो आवेश है Q1 और Q2, दोनों जो है बिंदु A और B पर स्थित हैं, दोनों के बीच की दूरी जो है r है। तो हम लोग स्थितिज ऊर्जा निकाल रहे हैं। तो हमने पहले ही आपको कहा कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। मान लीजिए कि दोनों आवेश अनंत पर हैं, मान लीजिए कि दोनों आवेश जो हैं वो अनंत पर है। अब अनंत से उनको खींचकर बिंदु A और बिंदु B तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। तो यहाँ तो दो आवेश हैं, एक आवेश था तो उसको कार्य को हम लोग कह देते स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पे दो आवेश हैं, A पर Q1 है और B पर Q2 है। ये इनकी वर्तमान की स्थिति है। इस समय Q1 आवेश A पर है और Q2 आवेश B पर है। मान लीजिए कि दोनों आवेश अनंत पर था, तो हमने इधर अनंत कहीं यहाँ है, Q1 आवेश वहां पर था, उसको हम खींच कर बिंदु A तक लाए, और Q2 आवेश कहीं अनंत पर था, उसको हमने खींच कर लाया बिंदु B पर। तो दोनों को खींच कर लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ा है। उस कार्य को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमको टोटल कार्य मिल जाएगा। और वही टोटल कार्य जो होगा इन दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। आगे बात समझ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माना कि Q1 Q2 R दूरी पर, Q1 और Q2 R दूरी पर निर्वात में स्थित हैं, R दूरी पर निर्वात में स्थित हैं। Q1 और Q2 जो है R दूरी पर, एक दूसरे से R दूरी पर निर्वात में स्थित हैं। आवेश, और मान लीजिए ये भी कि दोनों आवेश पहले अनंत पर थे। ठीक है, मान लीजिए कि दोनों आवेश जो थे अनंत पर थे, तो आवेश Q1 को बिंदु A पर आवेश Q1 को अनंत से लिखेंगे, अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, अनंत पर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है, विद्युत या वैद्युत भी लिख सकते हो, क्षेत्र नहीं है। अतः W1 = 0, कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है वहां पे, तो कोई वैद्युत बल भी आपका कार्य नहीं करेगा। तो वैद्युत बल कार्य नहीं करेगा तो W1 = क्या हो गया, 0। हमने आपको पहले ही बताया कि मान लीजिए कि दोनों आवेश अनंत पर है और Q1 को खींचकर बिंदु A पर लाना है, Q2 को खींचकर बिंदु B पर लाना है। ठीक है, तो शुरू में हमने क्या किया, Q1 को खींचकर A पर लाया, तो बाह्य
जब हम लोग अनंत से इसको लेकर आ रहे थे तो वहां पे कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं था, इसलिए बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं था, इसलिए W यानी कार्य जो हो गया Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में वो कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वहां पे कोई बाह्य विद्युत बल ही कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए 0 हो गया। उसके बाद अब जब यहाँ पे हम लोग Q1 आवेश ला दिए, ठीक है, तो Q1 के कारण, Q1 जो है, Q1 के कारण बिंदु B पर विभव उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि Q1 तो अब आ गया बिंदु A पर, तो अब इस Q1 के कारण यह अपने आसपास के इलाकों में, आसपास के क्षेत्र में क्या करेगा, विभव उत्पन्न करेगा, ठीक है। अतः लिखेंगे आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव, तो Q1 के कारण है तो उसको हम लोग लिखेंगे V1। V1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बाई R। अरे बात समझ में, जैसे अनंत से हम लोग बिंदु A पर ला दिया आवेश Q1 को, अब Q1 जो है उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि Q1 जो है अपने वैद्युत क्षेत्र में अगर किसी विपरीत आवेश को देखेगा तो आकर्षित करेगा और सेम आवेश को देखेगा तो उसको प्रतिकर्षित करेगा। तो अब Q1 के चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, ठीक है, तो Q1 के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, तो Q1 जो है बिंदु B पर विभव उत्पन्न करेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है तो विभव उत्पन्न करेगा, उसको हम लोग कहेंगे V1। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बाई R। अब देखिए क्या करना है, आवेश Q2 को हम लोग अनंत से बिंदु B पर लाएंगे, तो लिखेंगे आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B, अब B पर तो विभव है, जो हमारा आवेश Q1 था वो तो पहले हमने अनंत तक लाया, तो इस Q1 को यहाँ पर लाए तो यहाँ पर कोई इसके आसपास कोई आवेश नहीं था, लेकिन आवेश Q2 को जब हम लोग B पर लाएंगे तो इसके पास एक आवेश है Q1, इस Q1 के कारण इस बिंदु पर विभव उत्पन्न हो चुका है V1। तो अनंत से बिंदु B जहां पर विभव का मान क्या है, V1 है, जहां पर विभव, तो लिख लीजिए इसको, जहां विभव V1 है तक लाने में बाह्य बल के विरुद्ध, क्योंकि Q1 जो है अब वो तो बल अप्लाई करेगा उस पे, लाने में बाह्य बल के विरुद्ध के है ये, सॉरी बाह्य बल के विरुद्ध नहीं, बाह्य बल द्वारा, वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा आपको, बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, Q2 को हम लोग बिंदु B तक ला रहे हैं, तो इसके लिए देखिए Q1 को लाए थे तो वर्क कितना हुआ था, कार्य कितना हुआ था, W1, Q2 को ला रहे तो कार्य कितना हो जाएगा, W2 बराबर, Q2 आवेश को लेके आ रहे हैं तो Q2, और जहां पे हमने बिंदु B पर Q2 को लेकर आया है वहां पे विभव कितना है, V1 है। अब ये V1 किस आवेश के कारण विभव है, Q1 के कारण, ठीक है, तो अब ये मान रख लेंगे हम लोग, यहीं पे लिखते हैं W2 बराबर Q2 इंटू V1 का मान ये रख लीजिए
1/4πε0 Q1/r। ठीक है, अब थोड़ा यहां से, क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं आपको अच्छे से, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोनों हम लोग कार्य निकाल लिए W1 और W2। अब इसको हम लोग आपस में जोड़ देंगे, मतलब Q1 को बिंदु A तक लाने में जो कार्य करना पड़ा है, Q2 को बिंदु B तक लाने में जो कार्य करना पड़ा है, दोनों को जोड़ देंगे और लिखेंगे अतः दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा को हम लोग किसे दिखाते हैं, U से, और U क्या हो जाएगा हमारा W1, यानी Q1 को लाने में जितना कार्य करना पड़ा है, Q2 को लाने में जितना कार्य करना पड़ा है, Q1 को अनंत से A तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा है, 0, और Q2 को अनंत से B तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा है, ये। तो हम लोग दोनों को जोड़ देंगे, ये तो 0 हो गया और ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r। ठीक है, तो कुल मिला के U का मान क्या हो गया, 1/4πε0 Q1 Q2/r। ऊर्जा जो है ना एक अदिश राशि है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब इसमें दो स्पेशल केस हैं, वो क्या क्या है, यदि Q1 Q2 सजातीय आवेश हो, सजातीय आवेश है हो, तब Q1 इंटू Q2 का मान जो होगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यानी जो स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू होगी U, वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। आगे बात समझ में। और अगर U का मान निगेटिव आ गया मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, दूसरा, यदि Q1 Q2 विजातीय आवेश हो तब Q1 Q2 का मान क्या हो जाएगा, लेस देन 0, यानी जो U का मान होगा वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो अगर U का मान धनात्मक आता है तो इसका मतलब है कि जो दोनों आवेश है समान है, या तो दोनों प्लस वाले आवेश है या तो दोनों माइनस वाले आवेश है। और अगर U का मान यानी स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक आ गया, इसका मतलब है कि दोनों जो है विजातीय आवेश है, एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है। तो अगर U का मान मतलब U की जो वैल्यू है, स्थितिज ऊर्जा की जो वैल्यू है माइनस में आ जाए, तो आपको ये बस जानना है कि जो आवेश है वो अलग अलग कैटेगरी के हैं, अलग अलग टाइप के, ठीक है। तो ये था हमारा दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, और आगे भी है 3 बिंदु आवेश के लिए, 4 बिंदु आवेश के लिए, ठीक है, जो हम लोग आगे की वीडियो में डिस्कस पढ़ेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये था, ये जो है आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।